रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस एपिसोड 23। सभी एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। सभी बड़े अपनी पुरानी यादें अपने बच्चों के साथ शेयर कर रहे थे। पिया सुलेखा रावल के कंधों पर सर रखे अपनी मम्मा की बातें सुन रही थी। तभी कृष्व अपने पैर पटकते हुए आता है और दादी के पैर से लिपट कर मुंह फुलाए बोलता है, दादी मुझे भी शादी करनी है। उसके अचानक ऐसे बोलने से सभी लड़के हैरानी से बोलते हैं, क्या कहा? तभी श्रेयांश, जो सुलेखा रावल के हाथों के बने गाजर के हलवे का लुत्फ उठा रहा था, वो अपनी बत्तीसी चमकाते हुए बोलता है, हाँ हाँ मजनू गिरी में तो गोल्ड मेडल ले ही आए हैं मॉन्स्टर, अब शादी भी करा ही दो भूविका भाभी से। श्रेयांश ने भूविका का नाम काफी लंबा खींचा था। श्रेयांश के मुंह से भूविका भाभी सुनकर कृष्व अपना मुंह छुपाते हुए बोलता है, दादी देखो ना ये कैसे बोल रहा है, मुझे शर्म आ रही है। कृष्व की बात सुन दादी जी अपनी छड़ी से उसके बम पर मारते हुए बोलते हैं, नालायको, जब तुम सबको अपनी 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 मिल गई है तो सीधा उठा लाओ, ऐसे यहाँ आकर क्यों शर्मा रहे हो। इस पर कृष्व मुंह बनाते हुए बोलता है, यार दादू मेरी वाली बिल्कुल सीधी नहीं है, उसे मेरा प्यार नजर ही नहीं आता। कृष्व की बात पर रेहान ताना मारते हुए बोलता है, अच्छा जैसे मेरी वाली तो बहुत सीधी है। वो इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही श्रीशा, जो कि उसके बगल में बैठी थी, वो एक जोरदार किक रेहान को दे मारती है, जिससे वो सीधा नीचे जा गिरता है। श्रेयांश उसे देख दादी की गोद में सिर रख काउच पर लोटपोट होते हुए हंसने लगता है। रेहान अपनी कमर सहलाते हुए दर्द भरी आवाज में श्रीशा से बोलता है, किक क्यों किया? तो श्रीशा उस पर अपनी आंखें छोटी कर चढ़ते हुए बोलती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब था कि मैं सीधी नहीं हूँ? तभी अर्श अपनी बुलंद आवाज में बोलता है, शट योर माउथ्स एवरीवन। अर्श की आवाज सुन सब उसे देखने लगते हैं। विक्रांत रावल तो घूर रहे थे और पिया उसे देख मुंह बनाकर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। अर्श की नजर पिया पर ही थी। ईवान सबको शांत देख बोलता है, आप सब जानना चाहते थे ना कि रूहानी मेरी लाइफ में अचानक कहाँ से आ गई। ईवान के बोलते ही सारी गर्ल्स एक साथ बोलती हैं, हाँ हमें जानना है। पिया अपना पाउट बनाकर ईवान से बोलती है, हाँ ईवान भाई मुझे जानना है। रूह इतने टाइम से कहाँ थी और आपने कभी उसे हमसे मिलाया क्यों नहीं? रूहानी भी अपनी घबराई नजरों से ईवान को देख रही थी। उसे डर था कि कहीं सब उसके कोठे वाली होने पर उसे ना अपनाए। उसकी आंखों में अब आंसू भी आने लगे थे, जिसे देख ईवान रूहानी का हाथ पकड़ सब किसी के बीच में लाता है और अपना सिर झूठा कर उसके सामने अपनी निस पर बैठ जाता है। रूहानी अपना सिर झुकाए उसे अपनी आंसुओं से डब्बाए आंखों से देख रही थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, जिसे वो बयां नहीं कर पा रही थी। सब शांति से उन दोनों को देख रहे थे। अर्श अपनी जगह से उठकर पिया के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भरते हुए वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। पिया गुस्से में दांत पिसते हुए अपने हाथ पैर मार रही थी, पर अर्श की पकड़ के आगे अपनी नन्ही पिया क्या ही कर सकती थी। विक्रांत रावल तो अर्श को देख बस घूर रहे थे और अर्श उन्हें इग्नोर कर रहा था। पिया एक नजर अर्श को घूरती है, जो उसे देख स्माइल कर रहा था। अर्श को स्माइल करता देख पिया बुरी तरह चिढ़ जाती है और अपना फेस ईवान और रूहानी की तरफ कर देखने लगती है। ईवान अपना सर उठाकर रूहानी को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। ईवान रूहानी का हाथ कसकर थामते हुए बोलता है, रूहानी प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ जो मैंने किया उसके लिए तुम्हें मुझे माफ करना बहुत मुश्किल है, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आई रियली रियली लव यू मिसेज ईवान। ईवान का इतना मीठा कन्फेशन सुन सारी गर्ल्स अपने गाल पर हाथ रख प्यार से घायल होने के अंदाज में बोलती है, हाय। तो सारे बॉयज मतलब जिनकी जिनकी सेटिंग्स थी, वो सभी अपनी अपनी वाली को देख मुंह बना लेते हैं, क्योंकि उन सब के फेस पर ऐसी चमक थी जैसे ईवान रूहानी को नहीं उन सबको प्रपोज कर रहा हो। तभी ईवान आगे बोलता है, रूहानी आई एम सॉरी, आज तक मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। मेरी वजह से तुम्हें उस नर्क में जाना पड़ा, मेरी जहां से जिन लोगों की हिम्मत नहीं थी तुम्हें आंख उठाकर देखने की, उन्होंने तुम्हें हट किया, तुम्हें दर्द दिया। रूहानी अपनी हैरान परेशान नजरों से ईवान को देख रही थी, क्योंकि उसे ईवान की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तभी ईवान खड़ा होकर उसके छोटे से गोल चेहरे को अपने हाथों में भर कर बोलता है, आई एम सॉरी रूहानी, मुझे तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ये बात सुनते ही रूहानी की आंखों के सामने एक मंजर घूमने लगा, जहां एक छोटी सी लड़की जिसने एक बहुत खूबसूरत परी ड्रेस पहनी हुई थी और वो बीच मॉल में खड़ी रो रही थी। वो बार बार रोते हुए बोल रही थी,
मेरा टेडी बियर मुझे छोड़कर चला गया। मेरा टेडी बियर मुझे छोड़कर चला गया। वो बच्ची बहुत मासूम नजर आ रही थी। उसके एक हाथ में रीका बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था जो उसके अपने आंखों को मसलने पर हिलते हुए चमक रहा था। तभी एक 12 या 11 साल का लड़का उसके पास भागते हुए आता है और अपने घुटनों पर हाथ रख झुकते हुए डब्ल्यू हाफने लगता है। जब उस छोटी बच्ची को फील होता है कि कोई उसके पास खड़ा है तो वो अपनी छोटी छोटी आंखों से अपने नन्हे हाथों को हटाकर सामने देखती है। सामने उस लड़के को देख वो एक प्यारी सी स्माइल कर शिकायत करते हुए बोलती है, टेडी बियर तुम कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना डल गई थी। तो वो बच्चा उस नन्ही परी का हाथ पकड़ वहां से भागते हुए बोलता है, माए सिंड्रेला अभी हमें रनिंग करनी होगी वरना क्रोकोडाइल मुझे और तुम्हें अलग कर देगा। उस बच्चे की बात सुन वो नन्ही परी बोलती है, पर टेडी बियर हम तो इतने दुला गए हैं ना। फिर वो क्रोकोडाइल बेचारी नन्ही बच्ची कैसे इतना साफ बोलती पर फिर भी वो अपनी मीठी आवाज में किसी तरह बोलती है, हमें कैसे पलक पाएगा। इस पर वो बच्चा उसे अपनी पीठ पर बैठते हुए बोलता है, वो क्रोकोडाइल बहुत बुरा है वो हमें ढूंढ लेगा इसलिए अभी रनिंग करो चलो जल्दी। उसकी बात पर वो छोटी परी अपने पैर उस बच्चे की कमर पर लपेट देती है और अपने नन्हे हाथों को उसकी गर्दन में। वो बच्चा जितनी तेज हो सके उतनी तेजी से भाग रहा था। भागते भागते दोनों स्टेशन की ओर आते हैं। तभी अचानक कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। ये देख वो बच्चा घबरा जाता है। वो नन्ही परी भी उन सब को देख रोने लगती है। उस बच्चे की पकड़ उस नन्ही परी पर कसने लगती है। तभी एक औरत आती है जिसने सिर्फ सोने के ही जेवर पहने हुए थे। वो तनते हुए उसे बच्चे के सामने आती है और एक जोरदार तमाचा उस बच्चे के गाल पर लगा देती है। थप्पड़ की वजह से वो बच्चा संभाल नहीं पाता और सीधा उस नन्ही परी के साथ जमीन पर जा गिरता है। उनके गिरते ही उस नन्ही परी की चीख निकल जाती है। वो रोते हुए सिर्फ टेडी बियर बोले जा रही थी। वही एक आदमी उस नन्ही परी को घसीटते हुए उठाता है और एक के बाद एक तमाचे उसके गाल पर बरसाने लगता है। उस परी को ऐसे रोते और मार खाते देख उस बच्चे का सब्र का बांध टूट जाता है और वो भी गुस्से में उस आदमी की तरफ बढ़ता है। पर तभी दो आदमी उसके पास आकर उसे मारने लगते हैं। पर उस बच्चे ने उस नन्ही परी का हाथ पकड़ अपने पास खींचना नहीं छोड़ा। उस 11-12 साल के बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा था कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक अपना दम तोड़ चुका होता। पर वो वक्त भी जल्दी आ गया। वो बच्चा बिल्कुल अधमरी हालात में हो चुका था पर फिर भी उसने उस नन्ही परी का हाथ नहीं छोड़ा। वो औरत जबरदस्ती उस परी को खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगती है। वो नन्ही परी चीखती चिल्लाती रह जाती है पर उस बच्चे और अपने छोटे से हाथ को छूटने से नहीं रोक पाती। वो बच्चा खून से लथपथ उसी स्टेशन पर पड़ा उस परी को जाते हुए देखता रह गया। ये सब सोचते हुए रूहानी की आंखें आंसुओं से भर गई। वो कांपने लगी थी। वहां मौजूद हर एक इंसान रूहानी की हालात देख हैरान परेशान हो चुका था। ईवान जैसे ही रूहानी को गले लगाकर शांत करने को होता है कि तभी रूहानी उसे धक्का देकर रोते हुए अपने रूम की ओर भागती है। ईवान की आंखें भी नम हो चुकी थी। वो भी रूहानी को ऐसे देख समझ चुका था कि अब रूहानी की यादें वापस ताज़ा हो चुकी हैं। वो भी जल्दी से उसके पीछे भागता है। उन दोनों को देख शिविका बोलती है, इसका मतलब रूहानी ईवान भाई का बचपन का प्यार है। तो इस पर अर्श, मानव, दादी और दादू हामी भरते हैं। दादी सबको देख वो दोनों अलग कैसे हुए ये बताती है, क्योंकि उन सभी को बस यही पाता था। पर एक लौता अर्श था जिसे सब पता था। सभी दादी की बातें ध्यान से सुनने लगे। सबको ईवान के लिए बहुत बुरा लग रहा था। एक छोटा बच्चा अपने प्यार के लिए मौत तक को छू आया था। दादी की बात खत्म होते ही पूरे हॉल में शांति पसर जाती है। तभी विक्रांत रावल अपनी रौबदार आवाज में बोलते हैं, हम अपनी प्रिंसेस को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सत्येंद्र। उनकी बात सुन सभी अपनी आंखें फाड़े कभी अर्श को देखते तो अभी विक्रांत रावल को। विक्रांत रावल ने ये बात कही दादाजी से थी पर वो देख अर्श को रहे थे और अर्श वो तो उन्हें बस डाइनिंग टेबल पर परोसने की प्लानिंग कर रहा था। उफ अब आगे क्या होगा आई डोंट नो मेरे प्यारे साथियों। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा आप सबके हिसाब से। अर्श और विक्रांत रावल एक दूसरे को आंखों ही आंखों डरा रहे थे। तभी दादू बोलते हैं, पर विक्रांत रावल दादू की बात बीच में काटते हुए बोलते हैं, नहीं हमें भी हमारी प्रिंसेस के साथ वक्त बिताना है। इतना बोल वो अर्श को घूरने लगते हैं। तो अर्श भी रिटर्न गिफ्ट में घूरते हुए बोलता है, बेशक आप लिटिल रैबिट के साथ टाइम स्पेंड कीजिए पर बिना अपने साथ ले जाए। अर्श की बात पर वायु बोलता है, पर क्यों वो मेरी प्रिंसेस हैं और वो हमारे साथ ही जाएगी।
तो विक्रांत रावल वायु की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। तो अर्श दोनों को घूरते हुए बोलता है, नो वे। उन तीनों के कोल्ड वॉर को देख सब पिया को देखते हैं। पिया भी सबको मासूमियत से देखती है, जैसे पूछ रही हूँ, अब क्या करूँ मैं। दृष्टि जो चाहती थी कि वो मानव के पास रहे वो पिया के कान में जाकर बोलती है, लिटिल रैबिट सबको बोलो तुम यहीं रहना चाहते हो। और वैसे से भी क्या पता जीजू तुमसे नाराज होकर किसी और को अपनी लिटिल रैबिट बना ले। ये सुनते ही पिया के कान खड़े हो गए। वो दौड़कर विक्रांत रावल के पास जाती है और उनसे लिपट कर खड़े होते हुए पप्पी फेस बनाकर बोलती है, नानू यू नो का आई रियली लव यू। पिया की बात सुन विक्रांत रावल उसे अपने सीने से लगाते हुए उसे बालों को चूम बोलते हैं, हाँ हमारी प्रिंसेस हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्यार करती हैं। तो पिया अपना पाउट बनाकर विक्रांत रावल को देखते हुए बोलती है, तो फिर आप यही मेरे साथ रहिए ना, मुझे आपके साथ यही रहना है, मतलब सब चाहिए मुझे। पिया की बातें सुन दृष्टि के मन में तो लड्डू फूटने लगे थे। वो यही तो चाहती थी कि वो यहाँ रहे और मानव पर अपनी गिद्ध की नजर बनाए रखे। विक्रांत रावल पिया को देखते हुए बोलते हैं, पर बच्चा हम यहाँ नहीं रह सकते। तो पिया झट से बोलती हैं, पर क्यों नानू, अगर आप यहाँ मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। इतना बोल पिया मुंह फुलाकर वहां से चली जाती हैं। सबकी नजर विक्रांत रावल पर थी और विक्रांत रावल की नजर अर्श पर जो उन्हें किसी छोटे बच्चे की तरह जीभ निकाल कर चिढ़ा रहा था। इस वक्त अर्श द एशियन किंग अर्श जैन नहीं बल्कि कोई छोटा सा बच्चा लग रहा था जो अपनी जीत की खुश उछाल उछाल कर मना रहा था। तभी विक्रांत रावल अपनी गरजती आवाज में बोलते हैं, हम सब यही रहेंगे। ये सुनते ही अर्श का मुंह बन गया और दादी की आंखों में आंसू छलक आए। दादू जाकर विक्रांत रावल से गले मिलते हुए बोलते हैं, थैंक यू दोस्त वापस से हमारे अधूरे परिवार को पूरा करने के लिए। विक्रांत रावल भी उन्हें गले लगाते हुए बोलते हैं, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं हमारा परिवार भी अधूरा था। दृष्टि का दिल तो गुलातियां मार रहा था और मानव का दिल सहमा हुआ था। उसका दिमाग तो बस दृष्टि की हरकतों पर अटका हुआ था। पहले दूर होकर भी वो उसका कचुम्बर बना दिया करती थी, अब पास होकर क्या ही करेगी। वो अपनी आंखों और दिल को हजार गलियां दे रहा था कि आखिर उसे दृष्टि जैसी खूंखार नागिन से प्यार हुआ। वायु जो अब हवा में उड़ रहा था, वो कब से चाहता था कि वो कुछ वक्त इस पैलेस में रहकर गौतमी के बारे में जाने। वो तो अपने फेस पर आई मुस्कान को छुपा भी नहीं पा रहा था। श्रीशा गौतमी और शिविका जल्दी से दृष्टि को गले लगाते हुए बोलती हैं, वेलकम डॉन। इतना बोल सभी खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। सब खुश थे, आज लगभग उनका टूटा हुआ परिवार पूरा हो गया था। दादी अपनी नम आंखों के साथ वाला से निकल एक खाली कमरे में जाती हैं, जहां ईशानी, आयशा, निहित की मॉम शिवानी और शिविका की मॉम सावी की फोटो लगी हुई थी। दादी उन चारों की फोटो के आगे अपनी नम आंखों के साथ खड़ी होकर चारों को देखती हैं। उनके होठों पर मुस्कान थी और आंखों में आंसू। वो धीरे से बोलती हैं, आज हमारा परिवार एक हो गया। आप सबको पता है, ये हमारी पिया हमारी लिटिल रैबिट ने कर दिया। तभी उन्हें पीछे से सुलेखा रावल हक करते हुए बोलती हैं, माँ आपको पता है हमारी पिया दी पर गई हैं। वो बिल्कुल उनकी तरह ही सबको बांध कर रखती हैं। दादी सुलेखा रावल के गालों पर हाथ रख प्यार से सहलाते हुए बोलती हैं, हाँ वो हमारी छोटी ईशानी है। दादी और सुलेखा रावल प्यार से चारों को निहारने लगती हैं। वहीं नीचे दादू और विक्रांत रावल गार्डन में बैठे बातें कर रहे थे। बाकी सभी अपने रूम में जाकर आराम फरमा रहे थे। कृष्ण तो अर्श के सरपा काले बदलों की तरह मंडरा रहा था। वो उसे भूविका के साथ शादी करवाने के लिए मना रहा था। अर्श चिढ़ते हुए बोलता है, यार सीरियसली तुम्हें क्या लगता है मैं भूविका का डैड हूँ जो तू मुझसे बोलेगा तो मैं उसका हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। तो कृष्ण प्यार से उसे मनाते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, तू मेरी डार्लिंग का डैड नहीं है, पर लिटिल रैबिट तो उसकी फ्रेंड है ना। कृष्ण के ये बोलते ही अर्श समझ जाता है कि वो बोलना क्या चाहता है। अर्श उस मुंह बनाकर देखते हुए बोलता है, ओके फाइन मैं लिटिल रैबिट को बोलूंगा। अर्श की बात पर कृष्ण उसके गले मिलकर पप्पियां झप्पियां देने लगा। अर्श इससे बुरी तरह चिढ़कर खुद से दूर करने लगता है। कृष्ण को आज वही अर्श दिख रहा था जो 17 साल पहले हंसता मुस्कुराता था। आज वापस अर्श वैसा ही बन चुका है। वही वायु और दृष्टि अलग सीन क्रिएट कर रहे थे। दोनों ही अपने अपने बंदे बंदी का रूम ढूंढने में लगे हुए थे। दृष्टि तो अपने ब्रेसलेट के बाहर हर कमरे की तलाशी ले रही थी और वायु वो बेचारा बस फोन पर बातें करने का नाटक करते हुए बस हर कमरे में ताका झाकी कर रहा था। तभी वो अचानक किसी से टकरा जाता है।
यार मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ ये स्टोरी साइलेंट लव की तरह बिल्कुल नहीं होगी। स्टार्टिंग में भी बहुत लोगों को लगा था कि ये साइलेंट लव की तरह है। वायु बेचारा बस फोन पर बातें करने का नाटक करते हुए बस हर कमरे में ताका झाकी कर रहा था। तभी वो अचानक किसी से टकरा जाता है। वायु खुद का बैलेंस बनाकर टकराने वाले को संभालता है। वायु की नजर आरवी पर पड़ती है। वो अपनी आंखें बंद किए भगवान को याद करते हुए बड़बड़ा रही थी। प्लीज गॉड, नो गॉड नो गॉड, मुझे गिराना मत वरना मेरी कमर टूटकर कमरा बन जाएगी। वायु आरवी को देख अपनी एक आईब्रो उठाते हुए सोचता है, क्या यहाँ का हर एक पसंद एबनॉर्मल है। तभी वहां गौतमी मुस्कुराते हुए आती है। वो इस वक्त अपने रूम से निकल पिया के रूम की ओर जा रही थी, पर रास्ते में ही उसे वायु और आरवी के दर्शन को गए। गौतमी वायु और आरवी को इस पोजीशन में देख बिल्कुल शॉक हो चुकी थी। उसका खुला हुआ फेस मुरझा सा गया। तभी वायु की नजर गौतमी पर पड़ती है। गौतमी को देखते ही वायु के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो हवा के रफ्तार से आरवी से अलग होकर सीधा खड़ा होता है। गौतमी एक नाराज दोनों को देख अपना सर नीचे कर वहां से पिया के रूम की ओर बढ़ जाती है। वायु गौतमी की झुकी नजरों को देख मायूस हो जाता है। वो उसके पीछे जैसे ही जाने को होता है कि तभी आरवी उसे प्यारी सी स्माइल पास कर बोलती है, थैंक यू सो मच। आरवी की बात सुन वायु के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और वो बस अपना सिर हाँ में हिला देता है। तभी आरवी उसे अपनी उंगली दिखाते हुए पूछती है, ओह वेट ए मिनट, आप लिटिल रैबिट भाभी के बड़े भाई हैं। वायु बड़े ही प्राउडली बिना उसे देखे अपनी आंखें बंद कर अपना सर हाँ में हिला देता है। तो आरवी स्माइल करते हुए बोलती है, ओह गॉड, सच में द वायु रावल गेमिंग वर्ल्ड का बादशाह हमारी भाभी के भाई। आई कांट बिलीव। वायु उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता, बस उसे एक नजर देख अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। आरवी वायु के इस बिहेव पर मुंह बनाकर अपने कंधे उचका देती है और फिर गाना गुनगुनाते हुए उछल कूद कर शिविका के पास चली जाती है। पिया मुंह फुलाए हुए बस मोमोज खा रही थी और बाकी सारे गर्ल्स बातें करते हुए बस एक दूसरे का मजाक उड़ा रही थी। ऐसे ही शाम से रात हो जाती है। अब तक पूरा रावल फैमिली जैन पैलेस में शिफ्ट हो चुकी थी। सब एक साथ डिनर करते हैं। सारे बड़े गार्डन में आग जलाकर अपने बीच आई दूरियों की बातें कर रहे थे। वही सारे बॉयज और गर्ल्स टेरेस पर बैठी हुई थी। पिया फिर से वायु से जा चिपकी थी, तो इस बार अर्श भी गौतमी से जा चिपका था, जो वायु के तन बदन में आग लगा रहा था। वो अर्श के और श्रेयांश के हाथों को अपनी जलती निगाहों से घूर रहा था। तभी वहां निहित आकर उसके आग में शुद्ध देसी घी डाल देता है। वो भी गौतमी को पीछे से हक कर बोलता है, चलो कम से कम मुझे एक बार फिर झूठा प्यार दिखाने का टैलेंट सबको दिखाने का मौका मिला। उसकी बात सुन गौतमी अपनी कोहनी से निहित के पेट पर जोर से मारती है, तो निहित जल्दी से अपना पेट पकड़ पीछे हट बोलता है, ओह गॉड, ये जंगली बिल्ली फिर से पंजे मारने लगी, प्लीज जल्दी से इसे कंट्रोल करने वाला भेजो प्लीज। निहित की बात पर गौतमी अपनी आंखें छोटी कर बोलती है, यू लंगूर, अपना मुंह बंद करो वरना यहीं से धक्का देकर तुम्हें भगवान के पास भेज दूंगी, फिर जाकर उनसे आराम से बातें करना। निहित शिविका की तरफ इशारा कर बोलता है, ओह मेरी प्यार की दुश्मन, खबरदार, जो मुझे धक्का दिया तो मेरी शिवी का क्या होगा, और तो और अभी तो मुझे पापा भी बनना है, चाचा भी बनना है, फिर मामा भी बनना है। निहित की बातें सुन शिविका के गाल लाल हो जाते हैं। वो कई दिनों से बस बच्चे बच्चे बोल रहा था, यहाँ तक कि उसने आज रात उसे वार्न भी कर दिया था कि अगर वो जानबूझकर जल्दी सोए तो वो उससे कभी बात नहीं करेगा। पिया और रूहान आपस में बैठे बातें कर रहे थे। दोनों की काफी ज्यादा जम रही थी। वो अपने किस्से सुनाती तो दूसरी मजे लेते हुए सुनती। ईवान और अर्श अपना मुंह बनाए एक कोना पकड़ खड़े हो जाते हैं। तभी उन दोनों के पास इश्क का मारा कृष्ण रोते बिलखते आता है और किसी टीवी सीरियल की बहू रानी की तरह दोनों के सीने पर अपनी मुठिया बांध मारते हुए बोलता है, मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी अपनी भूवी के साथ हनीमून पर जाना है। तभी रेहान उसके आप आते हुए उसके गर्दन को पकड़ नीचे की ओर दबाते हुए बोलता है, तुझे बड़ी जल्दी है घोड़ी चढ़ने की। तो कृष्ण उसके हाथ को अपनी गर्दन से हटाते हुए बोला, अरे नहीं, मैं तो फर्रारी चढ़ूंगा, समझे, एकलौता हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। और खुद पर प्राउड करते हुए अपना कॉलर ठीक करने लगता है। कृष्ण को अर्श, ईवान और रेहान ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी पागल कैदी को देख रहे हों। वही वहां मानव अपना मुंह बनाकर खुद से भुनाभुनाते हुए बोलते आता है, इस बैताल की तो जी तो कर रहा है यही से धक्का दे दूं, पर इससे क्या ही होगा, फ्लो भी इसे धक्का देकर वापस ऊपर भर देगा। तभी ईवान उसे ऐसे देख पूछता है, ओह आदि मानव, क्या हुआ,
तुम क्यों अपना आदिवासी गाना गा रहे हो? तो मानव उस ओर घूरते हुए उन्हें इशारे से बोलता है, मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं। मानव की नजरों का पीछा कर सब उस ओर देखते हैं तो वहां श्रेयांश दृष्टि, प्या, रूहानी और शिविका के बीच बैठा चारों के साथ फ्लर्टिंग करते हुए रोज दे रहा था। ये देख सारे मिंगल लोगों का दिल जल उठा। सब अपनी जलती आंखों से उसे घूरने लगते हैं। वही कृष्णवर्ष और ईवान के ऊपर लीन होकर हंसते हुए बोला, हा 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 हा, शुक्र है मेरी शोना नहीं है। अब सबकी नजर उस पर बनी हुई थी। अपने ऊपर इतनी गर्म निगाहों को फिलकर कृष्ण की हंसी उसके गले तक ही अटक जाती है। बस उसके फ्रंट दांत दिखाई दे रहे थे। तभी वहां आता निहित उसे इस तरह देख बोलता है, क्या हुआ मॉन्स्टर, तुम्हें अपनी पैंट गीली कर दी क्या जो ऐसे खड़े हो? उसे देख कृष्ण अपने दांत पिसते हुए बोलता है, चुप रहो, तुम अपना इल्जाम मुझ पर ऐसे नहीं लगा सकते समझे। तभी उन दोनों को लड़ता देख मानव चिढ़ते हुए बोला, यार तुम दोनों बाद में गली के कुत्तों की तरह लड़ लेना, पर अभी इस बैताल को जल्दी से उन सारी गर्ल्स के बीच से निकल कर फेंको वरना मैं अभी मुंशी पार्टी वालों को बुलाने वाला हूँ। उसकी बात सुन निहित भी उस तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो चिढ़ते हुए अर्श से शिकायत भरे लहजे में बोलता है, अर्श भाई क्या इसकी पूरी जिंदगी हमारी वालियों के साथ फ्लर्ट करते हुए बीतेगी, या फिर उसे भी कोई मिलेगी? इस वक्त श्रेयांश सबका जानी दुश्मन बन चुका था। वही सारे बड़े पैलेस के अंदर आकर अपने अपने रूम्स में रेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं। टेरेस पर भी सारी गर्ल्स बातें कर एक साथ नीचे जाती हैं। बॉयज कुछ देर बातें करते हैं फिर वो भी नीचे जाने लगते हैं। सभी बॉयज अपने अपने रूम्स में जाते हैं। सिंगल्स को तो ठीक था, वो सभी अपनी अपनी चादर तान सो जानते हैं। पर मिंगल्स रूम में जाते ही उनकी भौहें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उनका रूम बिल्कुल खाली था। अर्श पिया को आवाज लगाते हुए पूरे रूम में चेक करता है। वहीं अर्श जैसा हाल रेहान, ईवान और निहित का भी हुआ पड़ा था। सब परेशान अपनी अपनी कमर पर हाथ रख अपने अपने रूम से बाहर आते हैं। चारों की नजर एक दूसरे पर पड़ती है। रेहान, ईवान और निहित तीनों अर्श के पास आकर अपनी अपनी आईब्रोज उचकाते हुए इशारे से पूछते हैं, क्या हुआ, ऐसे क्यों मुंह बनाया हुआ है? तो अर्श अपने होठों पर अपनी जीभ फिरते हुए अपने माथे पर खुजलाते हुए तीनों को देखता है। वो थोड़ा रुककर बोलता है, वो क्या लिटिल रैबिट तुम तीनों में से किसी के रूम में है? अर्श की बात सुन रेहान हंसते हुए बोलता है, हाय है, मेरी वाली तो रूम में ही नहीं है। तो बाकी सब भी मुंह बनाते हुए बोलते हैं, हमारी वाली भी। फिर अचानक से एक दूसरे को आंखें बड़ी कर बोलते हैं, तो फिर गई कहा। अर्श के दिमाग में बस एक ही नाम आया, वायु। वो दौड़कर उसके रूम की ओर जाता है। उसे जाता देख ईवान बोलता है, इसका समझ आता है, पर मेरी वाली कहाँ गई? फिर वो भी रेहान और निहित को देख श्रेयांश के रूम की ओर भागता है। ये देख रेहान और निहित एक दूसरे की देखते हैं फिर अपना अपना मुंह बनाकर कंधे उचाका देते हैं। रेहान को भी याद आता है कि शायद श्रीशा अपने रूम में गई होगी, पर वो क्यों उसे समझ नहीं आया। वो ऐसे ही सोच विचार कर श्रीशा के रूम की ओर बढ़ जाता है। निहित भी शिविका की खोज में अपने बालों को खुजलाते हुए आरवी के रूम में जाता है। सब ऐसे डोर पीट रहे थे ऐसे लंका में आग लग गई हो। वायु अपने रूम का डोर ओपन कर अर्श को देख अपने आंखें चढ़ाते हुए बोलता है, क्या है, इतनी रात को मेरे रूम के डोर पर क्यों अपना सर पीट रहे हो? मेरी बहन ने धक्के मार कर निकाल दिया क्या? वायु की बात सुन अर्श समझ जाता है कि पिया वहां नहीं आई है। वहीं ईवान तो श्रेयांश की बातें सुने बिना ही बेधड़क रूम में घुसा चला जाता है। श्रेयांश अपनी आंखें फाड़े उसे देखे जा रहा था। ईवान इधर उधर देखते हुए पूछता है, रूहानी कहाँ है? तो श्रेयांश उसके सामने आकर उसके फेस के बिल्कुल पास जाकर ताली बजाते हुए बोलता है, ओह हेलो, तुम्हें क्या लगता है छोटी भाभी मेरे साथ यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने आएगी? तभी ईवान के दिमाग की घंटी बजती है। उसे सच में रियलाइज होता है कि श्रेयांश का रूम लॉक था तो वो ऐसे बेवकूफों की तरह क्यों बिहेव कर रहा था। श्रेयांश उसे उंगली दिखाते हुए बोला, यू चिंपैंजी, खबरदार जो मेरी भाभी के बारे में कुछ भी उटपटांग सोचा तो। ईमान श्रेयांश को देख मुंह बनाते हुए बोलता है, जस्ट शट अप। इतना बोल ईवान वहां से निकल बाहर आता है तो उसकी नजर अर्श पर पड़ती है, जो मुंह बनाए वायु के रूम से बाहर निकल रहा था। निहित और रेहान भी अपना दांत पिसते हुए बाहर आते हैं। चारों एक साथ खड़े होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तभी उन्हें आरवी और दृष्टि की हंसने की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनते ही सबकी भौहें नॉर्मल में फैल जाती हैं, जैसे वो अब अपनी अपनी वालियों को हरण कर लाने वाले हैं। चारों आवाज की डायरेक्शन में जाते हैं। चारों एक साथ डोर पर टूट पड़ते हैं।
डोर को इतनी जोर जोर से पीटने की आवाज सुन दृष्टि चिढ़ते हुए बोलती है, ये कौन है जो अब यहाँ आकर अपना माथा पटक रहे हैं? पिया अपनी आंखें मटकाते हुए बोलती है, पक्का ये अर्शु होंगे। पिया के मुंह से अर्शु सुन सभी पिया को देखने लगते हैं। तो पिया नादानी में अपनी जीभ बाहर निकल अपने दांतों से काट देती हैं। तो सभी एक बार फिर खिलखिला उठती हैं। पर डोर की आवाज सुन सभी शांत हो जाती हैं। दृष्टि चिढ़ते हुए बोलती हैं, हाँ बस अगर डोर नहीं खोला तो ये कटप्पा डोर ही तोड़ डालेंगे। इतना बोल दृष्टि डोर खोलने जाती हैं। वही श्रीशा, शिविका और रूहानी पिया से चिपक कर उसे हक कर बैठ जाती हैं। डोर ओपन होते ही सारे बॉयज अंदर आते हैं और बिना कुछ बोले अपनी अपनी वालियों की तरफ बढ़ जाते हैं। दृष्टि उन्हें टोकते हुए बोलती है, ओह हेलो क्या है, यहाँ क्या चले? तो अर्श उसे घूरकर देखता है। इस पर दृष्टि उसे घूरते हुए बोलती है, अर्शु जीजू घूरना हमें भी आता है। अर्श अपना मुंह बनाकर पिया के पास जाता है। तो पिया उसे देख मुंह लटका लेती है। तो अर्श निहित, रेहान और ईवान को देखता है। सब बिना कुछ बोले सीधा अपनी अपनी बीवियों को अपनी गोद में उठा लेते हैं और वहां से निकल लेते हैं। अर्श भी पिया को अपनी बाहों में भरते हुए ले जाने लगता है। पिया अपने पैर हिलाते हुए उसके सीने पर मार बोलती है, मुझे नहीं जाना, मुझे यही दृष्टि दी के साथ सोना है। आप जाए, आपको सिर्फ गुस्सा करने आता है। आई हेट यू। पिया के इतना मचलने पर अर्श अपनी सख्त आवाज में बोलता है, शट अप लिटिल रैबिट। पिया उसकी आवाज सुन सहम जाती है और शांति से मुंह लटका कर बिना हिले डुले अर्श की गोद में रहती है। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्श भी उसे सीधा अपने मास्टर बेडरूम में ले जाता है और बेड पर लिटाते हुए खुद उसके ऊपर आने लगता है। पर पिया एक झटके में दूसरी तरफ खसक कर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर सो जाती है। अर्श उसे ऐसे देख एक लंबी सांस लेते हुए उसके करीब आकर लेटते हुए प्यार से उसे खुद में समेट बोलता है, सॉरी जान। तो इस पर पिया धीरे से बोलती है, मुझे नींद आ रही है, सोने दे मुझे आप। तो अर्श उसके गले पर अपने होठ फेरते हुए बोलता है, अच्छा अभी तो वहां अपनी बहन के साथ बैठी बातें कर रही थी और अब मेरी जान को नींद आ रही है। तो इस पर पिया कुछ नहीं बोलती। अर्श भी उसे मनाने की जगह प्यार करने लगता है। पर वो अभी पिया के गालों से हट उसके होठों को छू भी पता उससे पहले ही पिया सो चुकी थी। पिया को सोया देख अर्श अपनी आंखें छोटी कर बोलता है, तुम्हें तो मैं सुबह बताता हूँ लिटिल रैबिट। इतना बोल वो पिया के होठों को हल्के से छू कर उसके हक कर सो जाता है। वही इससे बुरा हाल रेहान का था। उसे श्रीशा के इतने लात घुसे पड़े कि उसकी हालत पतली हो चुकी थी। पर फिर भी वो श्रीशा को मनाकर खुद के साथ सुलाता है। ईवान और नेहित आज काउच पर जा गिरे थे। शिविका और रूहानी दोनों ने ही उन्हें काउच का रास्ता दिखा दिया था और खुद बजे से पूरे बेड पर महारानी विक्टोरिया की तरह आ रहा फरमा रही थी। अर्श और पिया एक दूसरे को हक किए सोए हुए थे। पिया को देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो अर्श गुस्सा या नाराज हैं। वो किसी चुंबक की तरह उससे चिपकी सोई थी। बालकनी से सीधा छनकर आती सनलाइट अर्श के फेस पर पड़ रही थी, जिससे अर्श की आंखें खुल जाती हैं। अर्श की आंख खोलते ही उसके सामने पिया का खूबसूरत चेहरा सामने आ जाता है। वो पिया को देख स्माइल करता है और धीरे से अपना हाथ साइड टेबल पर रखे फोन की ओर बढ़ा देता है। अर्श टाइम देखता है तो उसमें सुबह के 6 बज रहे थे। वो वापस अपना फोन रख अपनी जान को देखता है। कितने दिनों बाद उसे पिया के चेहरे पर वही नूर, वही खुशी, वही सुकून नजर आ रही थी। अर्श पिया के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोलता है, जान वेक अप। पिया अर्श के उठाने से हल्का सकमसा कर वापस उसके सीने में अपना फेस छुपाकर सो जाती है। अर्श एक बार फिर पिया की गर्दन पर उंगली फेरते हुए प्यार से बोलता है, गेट अप लिटिल रैबिट। पर पिया हिलती तक नहीं है। तभी अर्श के दिमाग में एक आइडिया आता है या यूं कहे कुछ याद आता है। अर्श झुककर पिया के सॉफ्ट लिप्स पर किस करने लगता है। पिया भी अर्श को नहीं रोकती और उसे किस करने देती है। थोड़ी देर बाद पिया को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है पर अर्श उसे चुंबक की तरह चिपका हुआ था। अर्श पिया के होठों के साथ साथ उसकी टंग को भी लिक और सक कर रहा था। वही पिया अर्श के चेस्ट पर अपने नन्हे सॉफ्ट हाथों को रख पुश करने लगती है। अर्श पिया के हाथों को पकड़ अपने हाथों में उलझाकर बेड में प्रेस कर देता है। अर्श उसके होठों को छोड़ गले पर अपने होठों को चलाने लगता है। वही पिया जोर जोर से सांसें लेते हुए हाफ रही थी। अर्श पिया के गले पर किस करते हुए नीचे की ओर बढ़े जा रहा था। पिया की सॉफ्ट स्किन अर्श को अपना कंट्रोल लूज करने पर मजबूर कर रहा था। अर्श पिया की क्लीवेज पर किस करते हुए उसके टी शर्ट के अंदर अपना हाथ डाल उसके पेट को सहलाते हुए अपना हाथ ऊपर की ओर बढ़ाने लगता है। अर्श के छुअन से पिया सिहर उठती है।
अर्श पिया के कॉलर बॉन पर किस करते हुए बाइट कर लेता है, जिससे पिया की एक आह निकल जाती है। पिया की आवाज सुन अर्श होश में आता है और वो पिया से अलग होते हुए पूछता है, लिटिल रैबिट आई एम सॉरी जान, वो तुम्हें तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? तुम ठीक हो ना जान? पर पिया उसे जवाब देने की जगह अपनी नजरें झुका लेती है। अर्श पिया को देख खुद को 1000 गलियां देना चाहता था। अब वो पिया की एक चीख तक सुनने से डर जाता था। वो पिया के गालों को सहलाते हुए एक बार फिर बोलता है, जान आर यू ओके ना? क्या मैं ज्यादा जोर से बाइट कर लिया? अर्श की बात सुन पिया का चेहरा और गर्दन टमाटर की तरह लाल हो जाता है। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। अर्श पिया के लाल चेहरे को देख उसे अपनी बाहों में कसते हुए अपनी गोद में उठा लेता है। उसे लगता है कि शायद पिया को उसने हट कर दिया। वो उसकी गर्दन को सहलाने लगता है जहां उसने पिया को बाइट किया था। वहीं पिया अर्श के इतने करीब होकर अपनी सांसें और धड़कनें तेज होती हुई फील कर रही थी। अर्श पिया की आंखों में फिक्र से देखते हुए पूछता है, जान क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? आई प्रॉमिस आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। पिया का चेहरा तो अर्श की बातों और हरकतों से गर्म पड़े जा रहा था। पिया बिना कुछ बोले अर्श की गोद ऐसे उतर वॉशरूम में भाग जाती है। अर्श बेड पर बैठे बैठे अपनी और अपनी लिटिल रैबिट के लिए एक रोमांटिक नाइट प्लान करने की सोचने लगता है। वही इवान का बेडरूम। रूहानी रेडी होकर अपने रूम से किचन के लिए निकलती है, पर रास्ते में ही इवान उसे रोक लेता है। इवान बड़े ही रोमांटिक वे में रूहानी के करीब आते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो माय लव? तो रूहानी अपना फेस दूसरी तरफ कर नाराजगी में बोलती है, मैं किचन में जा रही थी। तो इवान उसके और करीब उसके बालों से खेलते हुए बोलता है, कोई जरूरत नहीं है, तुम रेस्ट करो। रूहानी एक नजर उसे देख वापस मुंह बनाकर दूसरी तरफ से जाने लगती है, पर इवान उसका हाथ पकड़ एक झटके में अपनी गोद में उठा वापस अपने रूम में ले जाने लगता है। रूहानी अपने पैर हिलाते हुए चिड़ी हुई आवाज में बोलती है, आप बात बात पर मुझे ऐसे क्यों उठा लेते हैं? तो इवान उसे देख टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलता है, क्योंकि मेरी वाइफ बुटकी जो है। इवान की बात पर रूहानी की आंखें और मुंह फटा का फटा रह जाता है। वो उससे में अपने दांत पे इवान को देखने लगती है। वही इवान उसे अपनी एक आंख विंक कर देता है। ये देख रूहानी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। थोड़ी देर बाद सभी रेडी होकर नीचे आते हैं, जहां दादी दादी विक्रांत रावल, सुलेखा रावल और आकाश रावल सभी बैठे बातें कर रहे थे। आज से सभी वापस अपनी डेली रूटीन को फॉलो करने वाले थे। अर्श रेडी होकर नीचे आता है। नीचे आते ही उसकी नजर सबसे पहले पिया पर पड़ती है, जो डाइनिंग हॉल में गौतमी, दृष्टि, श्रीशा और शिविका के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही थी। वो सभी इतनी जोर से हंस रही थी कि सभी की हंसी पूरे पैलेस में गूंज रही थी। वही वहां खड़े सवेंस और लीना उन्हें देख स्माइल कर रहे थे, क्योंकि इन एक महीने में जैसे ये हंसी और ये शरारत जैसे कहीं खोसी गई थी। अर्श चुपचाप अपने पॉकेट में हाथ डाल वही खड़ा होकर पिया को हंसता निहारने लगता है। तभी बाकी सब भी आकर अर्श को देखते हैं कि आखिर अर्श इतनी गौर से देख क्या रहा है। सब अर्श की नजरों का पीछा कर डाइनिंग हॉल की ओर देखते हैं तो सबकी नजरें अपनी अपनी पारियों पर जा ठहरती हैं। सब उन सब गर्ल्स को निहारने लगते हैं। सबके फेस पर खुद ब खुद स्माइल बिखर जाती है। सबके दिमाग में बस यही आता है कि सच में इन सब के आने से ये सुनसान पैलेस वापस से एक हेवन की तरह बन गया। पहले जहां सारे बॉयज शांति पसंद करते थे, आज वही इन आवाज को सुनने के लिए मरते हैं। वही सारे बड़े चुपके से उन बॉयज के पास आकर उन्हें देखते हैं, जो अपने आंखों में प्यार लिए सामने देख रहे थे। उन सबको ऐसे देख उन लोगों के चेहरे पर भी खुशी की एक लहर दौड़ उठती है। तभी गौतमी की नजर उन सभी पर पड़ती है, जो सीरियल वाइज एक दूसरे को देख स्माइल कर रहे थे। गौतमी एकदम से बोलती हैं, अरे आप सब वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना। सब पीछे मुड़ देखते हैं, तो स्माइल कर सब बोलते हैं, हाँ क्या आज वही नाश्ता करना है? पिया तो अर्श को देख अपना सिर नीचे झुका लेती हैं। सब उनकी आवाज सुन आगे बढ़ जाते हैं। दादू और विक्रांत रावल तो हंसते हुए अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। दादी और सुलेखा रावल भी मुस्कुराते हुए एक साथ बैठ जाती हैं। गौतमी सभी बड़ों से बोलती हैं, मुझे आप सब से कुछ बोलना है। हम सभी गर्ल्स ने डिसाइड किया है कि हम आज शॉपिंग पर जा रहे हैं। गौतमी की बात सुन अर्श बोलता है, ओके तुम सब चले जाओ, बट लिटिल रैबिट आज मेरे साथ ऑफिस जाएगी। तो इस पर दृष्टि अर्श को अपनी आंखें छोटी कर बोलती है, बिल्कुल नहीं, मतलब हरगिज नहीं, लिटिल रैबिट आज हमारे साथ जाएगी। आप उसे कल ले जाए अपने साथ। दैट्स शिट।
तो अर्श उसे घूरते हुए बोलता है, अच्छा लगता है तुम्हें अपना घर नहीं बसाना साली साहिबा। तो दृष्टि हैरानी से अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोलती है, कहना क्या चाहते हैं आप? तो अर्श अपनी कॉफी का जिप लेते हुए बोलता है, वही जो आप समझ रही है साली साहिबा। तभी गौतमी अर्श से बोलती है, ये क्या बात हुए भाई, हम एक दिन के लिए तो लिटिल रैबिट को मांग रहे हैं, कौन सा सारी जिंदगी के लिए मांग रहे हैं? और वैसे भी आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे हम लिटिल रैबिट को खा जाएंगे। अर्श उसे ऐसे देखता है जैसे वो उसे याद दिला रहा हो कि आखिर वो कौन है। गौतमी उसे देख मुंह बना लेती है। तभी श्रीशा बोलती है, जीजू प्लीज जाने दो ना। तो अर्श अपनी बुलाद आवाज में बोलता है, नो मीन्स नो। अब सब शांति से अपना सर लटका लेते हैं। दादी दादू भी बस सब देख रहे थे, वो भी जानते थे अर्श कैसा है। विक्रांत रावल तो अर्श को घूरते हुए बोलते हैं, अकदू बदतमीज, पता नहीं किस पर गया है ये नालायक। विक्रांत रावल की बात सुन अर्श उन्हें अपनी जलती आंखों से घूरने लगता है। वही बाकी बॉयज भी अपनी अपनी वाइफ को बोलते हैं, तुम सब भी कहीं नहीं जा रही अब। ये सुन सब अपने अपने वालों को घूरने लगती हैं। तो वो सब भी उन्हें घूर कर देखते हैं। वायु और मानव भी ये बोलना चाहते थे पर अभी तक उन लोगों में आई लव यू बोलने की आई हिम्मत नहीं आई, तो रोकने की तो बहुत दूर की है। पर मानव से ज्यादा तो दृष्टि ही उसे घूरा करती थी। तो बस ख्वाब ही देख सकता था। सब गर्ल्स एक दूसरे को देखती हैं। तो पिया अर्श को देख प्यारा सा पप्पी फेस बनाकर बोलती हैं, प्लीज हब्बी जाने दीजिए ना। पिया की क्यूट आवाज सुन अर्श अपनी नजरें उठा उसे देखता है। तो पिया अपना निचला होंठ बाहर निकाल उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगती है। अर्श उसे ऐसे देख समझ जाता है कि ये पिया का क्यूट हथियार है जो वो उस पर ट्राई कर रही है। पर अर्श जल्द ही बिना कोई एक्शन दिए अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। तो इस बार फिर पिया सबको देख अर्श से प्यार से एक छोटे बच्चे की तरह बोलती है, प्लीज अर्शु जाने दो ना। पिया के मुंह से इतने प्यार से अर्शु सुन सब के खाते हाथ रुक जाते हैं। सब एकटक पिया को देखते हैं, जो बिल्कुल बचपन की तरह इनोसेंट और क्यूट लग रही थी। अर्श अपने ले उसी आवाज में अर्शु सुन दिल ही दिल पागल हो रहा था। उसका दिल मचल रहा था पिया को अभी यहीं पर पकड़ प्यार करने को। अर्श एक नजर सारी गर्ल्स को देखता है जो उसे ही आस भरी नजरों से देख रही थी और फिर पिया को जो उसे ही अपनी टिमटिमाती हिरनी जैसी आंखों से देख रही थी। उन सभी को देख अर्श लाचारी से अपना सिर हिला देता है। अर्श पिया को देख बोलता है, ओके पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर चले जाना। अर्श की हामी सुनते ही सारी गर्ल्स खुशी से उछल पड़ती हैं। अब एक दूसरे को हक कर खुशी से हंसने चाहती थी, पर अभी इन सभी के बीच में उनके उनके डेविल बैठे हुए थे। तभी दादी का ध्यान जाता है। ए सब को देख पूछती है, हमारे श्रेय और कृषु कहाँ है? दिख नहीं रहे। तो निहित जूस पीते हुए बोलता है, दोनों यहाँ होंगे तब ना दिखेंगे दादी। तो दादू बोलते हैं, अब कहाँ गए हैं दोनों, पता नहीं अब कौन सा गुल खिला कर आएंगे। तो मानव बोलता है, दादू कृष्ण अपनी दुल्हनिया को देखने गया है और श्रेयांश वो अपना पंडित वाला दिमाग चलाने। उसकी बात पर सारी गर्ल्स मुस्कुरा देती हैं। तो दादी बोलती है, लगता है सच में हमें कृष्ण की दुल्हन को लाना पड़ेगा। तो दादू बोलते हैं, हाँ वही सही रहेगा वरना आपके दोनों साहबजादे लोगों के पीट कर आएंगे। दादू की बात पर दादी उन्हें घुर कर देती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।